आप तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आज देश के इतिहास में एक ऐसा दिन दर्ज हुआ जब चुनाव के परिणाम जो है वो जो लोग उम्मीद कर रहे थे, मतलब खास करके सियासतदान जो उम्मीद कर रहे थे, उसके विपरीत हुआ। मतलब ये है कि हरियाणा में बीजेपी जीत गई, जम्मू कश्मीर में नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाएगी, लेकिन इसका असर जो है वो आगामी 3 राज्यों के चुनाव पे व्यापक तौर पे, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली, जिसकी नारे भी आज दिल्ली में लगाए गए। बीजेपी मुख्यालय से जब पीएम मोदी पहुंचे वहां पे, तो वहां पे नारे भी लगाए गए कि अब अगली बार जो है वो झारखंड और महाराष्ट्र की बारी है। लेकिन छत्तीसगढ़ की सियासत में इसका बड़ा असर होगा, क्योंकि आज हमने एक तस्वीर देखी कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष किरण देव खुद पटाखों में आग लगा के खुशियां मना रहे हैं। क्या इसका कुछ सियासी समीकरण होगा? इन तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। झारखंड और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 8 अक्टूबर को हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों का प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल के सारे दावे फेल हो गए। जो परिणाम सामने आ रहे हैं उससे दोनों ही पार्टियां हतप्रभ है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में धारा 370 के हटने के बाद पहली बार चुनाव हुआ। क्षेत्रीय दल बीजेपी पर भारी पड़े, लेकिन ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसने एग्जिट पोल को मात देते हुए दोनों ही पार्टियों को चकित कर दिया? एक नजर उन प्रमुख कारणों पर। हरियाणा में एंटी जाट वोटों का सफल ध्रुवीकरण। माना जाता है कि 2014 और 2019 में बीजेपी को नहीं मिले थे जाट वोट। बीजेपी ने रणनीति में बदलाव किया, एंटी जाट वोटों का ध्रुवीकरण किया। पंजाबी, हिंदू, ओबीसी और ब्राह्मण समाज को साधने में बड़ी सफलता मिली। किसान पहलवान और जवान आंदोलन बेअसर रहे। किसानों के उग्र आंदोलनों पर भी शांत रहने से दूसरे वर्गों को साधने में बीजेपी सफल हुई, जिसका लाभ मिला। नायाब सैनी को भी मुख्यमंत्री बनाने का बीजेपी को लाभ मिला। एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ बीजेपी माहौल बना पाई। सरकार कई योजनाओं से आम जनता को सीधे जोड़ पाई, उसका लाभ आम जनता को मिला। ओबीसी अधिकार कानून से ओबीसी वोटों के ध्रुवीकरण करने में बीजेपी सफल हुई। इन तस्वीरों को देखिए, चुनावी नतीजों ने बीजेपी का आत्मविश्वास और अधिक बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने चुनावी रुझान पर ही कह दिया कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने जो हरियाणा की दशा और दिशा बदली, हरियाणा की जनता ने उस पर मुहर लगा दी। जनता ने बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनाने का निर्णय लिया। दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने फिर से ईवीएम मशीन पर सवाल उठाए, ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा किया। उनका कहना है कि किसी भी एजेंसी के एग्जिट पोल में कांग्रेस के पिछड़ने की बात नहीं थी। हरियाणा में किसान, युवा, महिला सभी सरकार से नाराज थे। सभी एग्जिट पोल फेल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में ही राजनीतिक दल और जनता ईवीएम मशीन पर प्रश्न चिन्ह उठाती है। देखिए, जो 10 सालों में हरियाणा की दशा और दिशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने बदली है, और हरियाणा की जनता ने उसी पर मुहर लगाकर तीसरी बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनाने का निर्णय किया है। तो निश्चित रूप से जो विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, उसी का परिणाम हरियाणा में दिख रहा है। और जम्मू कश्मीर में भी हमारे प्रदर्शन बहुत अच्छे होंगे, ये उम्मीद है। देखिए, सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ देश की जनता अनेक अवसरों पर ये जो ईवीएम मशीन है, इसके लेकर के प्रश्न चिन्ह उठाते रही है। फिलहाल चुनावी नतीजे इस बात को स्पष्ट करते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। ऐसा पहली बार नहीं है जब चुनावी नतीजों ने राजनीतिक दलों को चकित किया हो। इससे पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सबको हैरान कर दिया। राजनीतिक पंडितों के सारे समीकरण फेल हो गए, जिससे यह स्पष्ट है कि जनमत को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए राजनीतिक दांवपेच में पारंगत होने के साथ साथ जनता के मूड को भी समझना होता है। इसी के अनुसार रणनीति तैयार करनी होती है।
बहरहाल इन चुनावी नतीजों का भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो भविष्य ही तय करेगा। फिलहाल तो प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद कार्यकर्ता गदगद हैं, लेकिन कांग्रेस खामोश नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। देखा कि किस तरह से अब सूबे में भी इस पे सियासत हो रही है कि कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष ने ईवीएम पे सवाल उठा दिए। केवल यही नहीं बल्कि हरियाणा में भी हरियाणा के रिजल्ट पे पवन खेड़ा ने स्पष्ट कह दिया कि जहां जहां ईवीएम पे छेड़छाड़ नहीं हुई वहां वहां कांग्रेस पार्टी जीती। जयराम रमेश के उस बयान को भी कोट कर लीजिए जहां उन्होंने कहा कि यह जनादेश हमें स्वीकार नहीं है। लेकिन इन तमाम चीजों का क्या आगामी असर होगा इस पर चर्चा कर लेते। तीन बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके। सुंदरानी जी आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अमरजीत चावला है, वरिष्ठ नेता है, महामंत्री रह चुके PCC के। अमरजीत जी आपका भी बहुत स्वागत है। सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले प्रफुल्ल पारी जी भी हमारे साथ हैं। प्रफुल्ल जी आपका भी स्वागत है। अमरजीत जी, आज मेरा पहला सवाल आपसे है। कांग्रेस नहीं जीत पाई हरियाणा। सारे एग्जिट पोल, चुनावी आंकड़े, राजनीतिक पंडित ये कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार बना लेगी। एक जगह टिप्पणी हरियाणा के परिणाम पे कर दीजिए, फिर सूबे की सियासत पे भी आपसे चर्चा करेंगे। अमरजीत जी, हरियाणा की पावन धरती जहां महाभारत हुई, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता पर ज्ञान दिया था, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात सिर्फ कर्म करना ही हमारा अधिकार है। कर्म के फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। जो भी परिणाम आए हैं वो अपनी जगह है, पर मैं इतना कह सकता हूं कि बिल्कुल अप्रत्याशित है ये परिणाम और बिल्कुल आश्चर्यजनक है। और मेरा तो ये मानना है कि लोकतंत्र की जीत नहीं हुई है, ये सिर्फ तंत्र की जीत हुई है। क्योंकि हमने स्पष्ट तौर पे सुबेरे जब परिणाम हमारे पक्ष में आ रहे थे तो उस समय से ही हम लगातार शिकायत कर रहे थे। और पूरे हरियाणा पे मैं आपत्ति नहीं कर रहा, पर हरियाणा के 4 जिले ऐसे थे, जैसे कि हुड्डा साहब के प्रभाव वाले 3 जिले हैं, पानीपत, रोहतक और झज्जर, और एक नरवाना है राव साहब जहां से हमारे कैंडिडेट थे, और उन्होंने पहले परिणाम आने के बाद से ही शिकायतें चालू कर दी थी। और आश्चर्यजनक तथ्य यह था कि जहां जहां पर वोटिंग मशीनों की जो बैटरी है 99% थी। ये एक कहना चाहिए आश्चर्यजनक बात थी कि जहां जहां 99% बैटरी थी वहां वहां हम सब हारे। ये कैसे संभव है कि पहले से स्टैंड बाई बैटरी रहती है और इतना बटन वटन दबाने के बाद भी उसकी बैटरी 99 से डाउन नहीं, और वहां सब जगह हम हारे। और जहां जहां ईवीएम की बैटरी 60% 65% थी वहां सब हम जीते। और अगर मैं ये कहता हूं कि आज बीजेपी को भी भरोसा नहीं हो रहा है कि वो हरियाणा में चुनाव जीत गए हैं, क्योंकि जब इनका इंटरनल सर्वे करने वाली जो टीम है जिसको एक मैडम देखती है, उनका भी कल ट्वीट आया था और उनका भी ये परिणाम था जो उन्होंने मोदी जी को भी बताया था, जिसका गूगल में सर्च करने पर आपको मिल जाएगा कि 60 सीटें कांग्रेस जीत रही है और 20-22 सीटें जो है वो भाजपा जीत रही है, उनका था। उसके बाद इस तरह का परिणाम आना हमारे लिए काफी आश्चर्यजनक और हम अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे। इसके लिए हमारा प्रतिनिधिमंडल 1-2 दिन में हमने समय मांगा है और हम इलेक्शन कमीशन से मिलकर उन 4 जिलों में जो शिकायतें आई हैं उसको AICC का हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलकर जैसे ही समय मिलेगा हम शिकायतें करेंगे। ठीक है। सुंदरानी जी, क्या आपको यकीन हो रहा है कि आपकी पार्टी की सरकार बन रही है हरियाणा में? और कांग्रेस बड़े गंभीर आरोप लगा रही है, 90% 99% बैटरी का भी मसला आ गया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, जब कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती है तो ईवीएम और चुनाव आयोग पर आरोप लगाती है। आज 2 राज्यों के चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर का और हरियाणा का। तो हरियाणा के रिजल्ट पे तो आपत्ति करते हैं, जम्मू कश्मीर के परिणामों पे कोई आपत्ति नहीं करते, जहां इंडिया गठबंधन जीता है। निश्चित रूप से हारने के बाद इनका सीधा सीधा आरोप ईवीएम पे होता है, जबकि वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सकारात्मक वोट हासिल किए हैं। जो 10 साल में विकास किया है वो हासिल किया है। भारतीय जनता पार्टी संगठित एक पार्टी के रूप में काम करती है। कांग्रेस पार्टी तो मुख्यमंत्री को लेकर लड़ती रही आखिरी तक। इनके बहुमत हाथ में नहीं था, लेकिन इनके मुख्यमंत्री के दावेदार घूम रहे थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। शैलजा जी अलग बात कर रही थी, हुड्डा जी अलग कर रहे थे, और भी बहुत सारे लोग थे जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। बहुमत आया नहीं है, चुनाव कंप्लीट हुआ नहीं है, काउंटिंग हुई नहीं, मुख्यमंत्री के दावेदार सड़कों पे घूम रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसका मनोवैज्ञानिक असर भी मतदाताओं पे पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी निश्चिंत होकर चुनाव लड़ी। भारतीय जनता पार्टी
सकारात्मक चुनाव लड़ी। कांग्रेस कितने भी आरोप लगा ले ईवीएम के ऊपर, लेकिन अगर ईवीएम पे आरोप लगता तो कम से कम ईवीएम की गड़बड़ी होती तो 60-65 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती। फिर जम्मू कश्मीर क्यों जीत पाती कांग्रेस एनसी? ये मन गढ़ंत बातें बात तो ये भी है ना, सहजता से स्वीकार करना चाहिए, हार को स्वीकार करना चाहिए। प्रजातंत्र में हार जीत होती है, कांग्रेस इसको स्वीकार नहीं कर पा रही है। ठीक है, लेकिन 6 मंत्रियों का हार जाना, अगर आंकड़े में सही हो तो प्रदेश अध्यक्ष भी संभवतः आपके हार गए बीजेपी के चुनाव, वो भी तो बड़े लोग हार गए। तो ये जो ना विश्वास न करने की जो बातें निकल रही आके आ रही है, वो केवल इन्हीं तमाम चीजों को लेकर आ रही। खैर, चुनाव आयोग सक्षम है, शायद इस पे निर्णय ले। प्रफुल्ल जी, मैं आपके पास आता हूं, पहले इसी पे एक जवाब दे दीजिए कि हरियाणा चुनाव परिणाम क्या असर होगा, क्या इसके संदेश और संकेत माने जाए? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। लोकसभा का जब चुनाव हुआ और उसके जो नतीजे आए और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला, अकेले जो 272 सीटें भाजपा को नहीं मिली, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं एक निराशा का भाव तो था ही, और एक चुनौती थी कि सामने एक और परीक्षा देनी है कि हरियाणा, फिर जम्मू कश्मीर, फिर महाराष्ट्र, फिर झारखंड। तो ये चुनौतियां तो थी पार्टी के सामने, बीजेपी के सामने। लेकिन इस परिणाम से निश्चित रूप से आप इसको अगर आप ऑक्सीजन कह लें या संजीवनी कह लें, तो ये तो तय बात है कि इससे ताकत तो पार्टी को मिलेगी। बिल्कुल सही, ठीक है। अमरजीत जी, ठीक है, हरियाणा के परिणाम तो हो गए, अब ये जगह बताइए कि इसका असर क्या होगा इस चुनाव परिणाम का छत्तीसगढ़ के लिहाज से। इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि आज बीजेपी के अध्यक्ष किरण देव खुद ही पटाखों में आग लगा के प्रसन्न होते हैं। देखिए, उनकी इस हरकत से ही समझ में आता है कि उनके मन में कितना खौफ था, और वो ये मान के चल रहे थे कि हम हरियाणा जीत ही नहीं रहे। पर जब अप्रत्याशित परिणाम सामने आए तो वो जो अंदर का डर था वो खुशी बनकर जब निकला, तो वो उस रूप में नजर आया कि प्रदेश अध्यक्ष स्वयं फटाके पर आग लगा रहे थे। लेकिन देखिए, चुनौतियां हमारे सामने हैं और चुनौतियां स्वीकार करने पर ही अवसर प्राप्त होते हैं। लेकिन जब सवाल उठते हैं तो सवाल ये भी उठता है कि देखिए, अगर हरियाणा का माहौल हमारे पक्ष में नहीं था तो पिछले 20 सालों से जो जुलाना सीट हम कभी नहीं जीत रहे थे, वहां हमारी विनेश फोगाट, हमारी बहन, वहां से बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीती। लेकिन सवाल यहां पर यह भी आता है कि देखिए, इस 90 सीटों में कम से कम 49 सीटें ऐसी हैं जहां मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि 31 सीटों पे 1000-1500 के बीच में परिणाम आए हैं, और लगभग 18 सीटें ऐसी जहां पर 500, 400, 300 ऐसे परिणाम सामने आए। तो ये सारी घटनाएं, उसके बाद ईवीएम वाली हमारी जो शिकायत है, पूरे माहौल को देखने के बाद हम अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमारी नजर में ये लोकतंत्र की जीत बिल्कुल नहीं है, यह तंत्र की जीत है। और इलेक्शन कमीशन ने शुरू जिस तरह ढीला आंकड़ा प्रस्तुत करना शुरू किया, उन्होंने जानबूझ के देरी की, तो ये सारी चीजें क्वेश्चन मार्क लगाती हैं। और हम पूरे सबूत इकट्ठा करके जो 4 जिलों पर हमको बड़ी शिकायतें, उन शिकायतों को लेकर हम इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे। लेकिन फिर भी हम चुनौती स्वीकार करते हैं जो परिणाम आया है, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसा है कि कलेक्टर एक बार इसको सर्टिफिकेट दे देता है, फिर कुछ होता नहीं है। तो परिणाम आ चुके हैं, उसको हम सहज स्वीकार करते हैं। लेकिन चूंकि विपक्ष में होने के नाते हमारा दायित्व तो बनता है कि जनता के सामने सारी बातें आनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद मान के चल रही थी कि हम नहीं जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी परिणाम आए हैं। मैं बधाई देता हूं उनको, और हम पूरी ताकत के साथ आने वाले चुनाव में फिर से हम अपनी ताकत दिखाएंगे, मेहनत करेंगे और जनता के दरबार में जाएंगे। सुंदरानी जी, बिहार के चुनाव का परिणाम आपको याद होगा, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा सीटें थी जहां पे 100 के आसपास का परिणाम रहा। आज हरियाणा में भी कमोबेश वही परिणाम आ रहा है, सवाल क्यों नहीं उठेगा? जवाब दीजिए जरा। डॉक्टर अवधेश जी, मैंने इस देश में एक लोकसभा चुनाव 9 वोटों से जीतते हुए देखा है। राजस्थान में जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, वो 2 वोट से चुनाव हार गए थे। सीपी जोशी। तो ये आकलन, अगर हम कम वोट से जीतना और हारने पे, अगर ये ईवीएम पे, अगर ईवीएम की गड़बड़ी होती तो फिर 100, 200, 500, 1000, 2000 वोट से थोड़ी जीतता आदमी, फिर तो हजारों वोट से जीतता। और इनके कैंडिडेट जीते हैं, हजारों वोट से जीते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट जीते हैं, वो कैसे ईवीएम वहां असर क्यों नहीं किया? ये कहना बिल्कुल अपनी पराजय को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। प्रजातंत्र का सबसे बड़ा ये त्योहार होता है और इसको सहजता से हार को हार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। चुनाव में हार होती है, जीत होती है। हम भी हारे हैं जम्मू कश्मीर में,
तो हम तो नहीं कह रहे कि हम वहाँ गड़बड़ी हुई, वहाँ हिंसा हुई, वहाँ आतंकवादियों ने ये किया, हम तो नहीं कह रहे। जो भी परिणाम जनता का है सर आंखों पे ले रहे हैं, सर आंखों पे कांग्रेस को लेना चाहिए। और ये चुनाव निश्चित रूप से सकारात्मक चुनाव हुआ है। प्रफुल्ल जी, आप जरा इस लाइन पर टिप्पणी करिएगा कि 2024 में देश का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस के राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने, पहला चुनाव उनका विधानसभा में आमने सामने का मुकाबला, कांग्रेस अकेले लड़ी और हार गई। कहां चूक हो गई रणनीतिक तौर पे? राहुल गांधी खुद कमान संभाले हुए थे। अब ये तो विश्लेषण कांग्रेस पार्टी के भीतर भी होगा कि कहाँ चूक हो गई, लेकिन पहला ठीकरा तो कांग्रेस ने जो है वो ईवीएम पर और इलेक्शन कमीशन पर फोड़ ही दिया है। लेकिन मुझको ऐसा लगता है, देखिए कि पिछले 3 चुनाव में जो पहला चुनाव था जिसमें मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद जो दूसरा चुनाव हुआ उसमें बहुमत नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि सरकार के प्रति नाराजगी तो थी, लेकिन इतनी भयानक नाराजगी नहीं थी कि वो बेदखल हो जाए। तीसरी बार आखिरी में चुनाव के 6 महीना पहले बीजेपी ने एक अच्छा सा एक पॉलिटिकल दांव खेला, मतलब जो सैनी साहब को सीएम बनाया। तो मुझको लगता है कि एक तो वो सैनी को मुख्यमंत्री बनाना, इसके साथ साथ एक आम धारणा जो बनी हुई है ना कि जो हरियाणा है वो जाट लैंड है, तो हरियाणा की राजनीति जो जाट राजनीति के इर्द गिर्द घूमती रही है। आप उसको देखिए कि पिछले 2-3 चुनावों से ये इस राजनीति की तस्वीर जो है ना वो कुछ और बदल गई है, और जिसको शायद कांग्रेस समझने में चूक कर गई कि उसको इस तरफ भी देखना चाहिए, जो मुझको समझ में आता है। बाकी क्या बड़ी चूक हुई हरियाणा में? ठीक है, आप तंत्र को कह रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं, तंत्र की जीत हुई है, तमाम प्रोसेस है, ना केवल इलेक्शन कमीशन बल्कि कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम जगह है, वो अपनी जगह है। लेकिन रणनीतिक तौर पे क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस की इनफाइटिंग हो या फिर चीजों को समझने परखने का फेर हो, उसका असर पड़ा है, वहां पे कांग्रेस चूक गई? नहीं, देखिए कोई चूक नहीं हुई, रणनीति भी अच्छी थी, हमने लड़ाई भी बहुत अच्छी की, मेहनत भी बहुत अच्छे से की, हार जीत परिणाम अपनी जगह है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि देखो भाजपा को भी भरोसा नहीं था, इसलिए मोदी जी की सिर्फ 4 सभाएं हुई, और ये विचारधारा की लड़ाई है। हम अपना काम कर रहे हैं। देखिए निश्चित तौर पे काल्पनिक नहीं है ये। देखिए मोदी जी की 4 सभाएं हुई, क्यों हुई? आप जानते हैं कि आज इवेंट के तौर पे मोदी जी हर कार्यक्रम करते हैं। अगर उनको भरोसा होता, भाजपा को भरोसा होता, तो मोदी जी को स्टार प्रचारक बनाते। हरियाणा के प्रचार से पूरी तरह से मोदी की गारंटी शब्द एक भी जगह दिखा नहीं, इसका मतलब साफ है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की लड़ाई है, वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। लेकिन अमरजीत, सवाल एक उठता है कि आप 3 बड़े फैक्टर पे काम कर रहे थे, किसान, नौजवान और पहलवान, तीनों फैक्टर में पिछड़ गए आप। ठीक है, विनेश फोगाट जीत गई, अपने व्यक्तिगत चुनाव वो जीत गई, 6000 वोटों से विधायक बन गई, लेकिन एक बड़ा फैक्टर था कांग्रेस के पास। लेकिन कांग्रेस को इस बात को भी सोचना होगा कि आपने कभी भी एससी, अनुसूचित जाति की बात नहीं की वहां पे इस पूरे चुनाव में, वो भी आप संविधान की बात आपने नहीं की पूरे चुनाव में। कहीं स्टैंड कांग्रेस का गड़बड़ाया तो नहीं कहीं यहाँ पे? नहीं, कहीं स्टैंड नहीं कराया। हमारे नेता राहुल जी जिन सभाओं में गए, उनके हाथों में संविधान की किताब थी, और संविधान को याद करके, संविधान के मूल्यों का ही हम सम्मान करते हुए अपनी राजनीति करते हैं। देखो, सत्ता में आना नहीं आना ये सेकेंडरी चीज है। ये बात यह है कि विकास करने के लिए सत्ता में रहना जरूरी होता है। जब आप सत्ता में रहते तभी आप कुछ अच्छा कर पाते हैं। लेकिन सत्ता में आना हमारी पहली प्राथमिकता नहीं। हमारी प्राथमिकता ये है कि इस देश के लोगों का सम्मान, इस देश लोगों का स्वाभिमान, इस देश के लोगों की संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और बोलने की आजादी, और ये सारी जो चीजें, और आज देश 4 चीजों से जूझ रहा है, 4 चीजें बढ़ रही है। पहला महंगाई, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा अडानी और अंबानी की संपत्ति, और चौथा आपसी वैमनष्टता। तो हम ये 4 चीज के खिलाफ हम ये कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी जिम्मेदारी, सबको सब तरह का हक मिलना चाहिए, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, महंगाई बेरोजगारी पर कंट्रोल होना चाहिए, और सरकार एक अच्छा काम करे। हम अपनी विचारधारा को लेकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। कोई परिणामों से हम हताश नहीं होने वाले। हम अपनी चुनौती को लेकर आगे बढ़ेंगे, और जो जिम्मेदारी देश की जनता ने हमको दी है विपक्ष में रहने के कारण, वो जिम्मेदारी हम निभाते रहेंगे, उसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं। ठीक है सुंदरानी जी, बीजेपी, छत्तीसगढ़ बीजेपी के मनोबल पे कितना असर पड़ेगा? इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि निकाय चुनाव का इतिहास रहा है छत्तीसगढ़ में, हमेशा कांग्रेस अपर हैंड पे रही है।
देखिए डॉक्टर आदित्य जी, जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। मैं तो कहूंगा छत्तीसगढ़ बनने के बाद सर्वाधिक बड़े बहुमत से इस बार भारतीय जनता पार्टी जीती है। पहले हम 50-51 पे रहते थे, 49 पे रहते थे, 54 सीटें जीते हैं। लेकिन हरियाणा के चुनाव से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा तो निश्चित रूप से दुगने उत्साह के साथ हमारा कार्यकर्ता मैदान में लड़ेगा, और लड़ेगा तो जितने ज्यादा ताकत से लड़ेगा उतनी सीटें ज्यादा होगी। क्योंकि हमारा कार्यकर्ता दुगने उत्साह में, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में इसका लाभ हमको मिलेगा। ठीक है प्रफुल्ल जी, आने वाले समय में 2 बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में, झारखंड में, उसके बाद दिल्ली की बारी भी आएगी। कांग्रेस जहां पे यहां पे पिछड़ गई, ठीक है, तंत्र जीता, लोकतंत्र जीता, सेकेंडरी है, लेकिन कांग्रेस पिछड़ गई। इसका नुकसान तो कांग्रेस को होगा इन 2 राज्यों में गठबंधन करने में, इसलिए इसकी जिक्र किया जा रहा है इसका, क्योंकि छत्तीसगढ़ से दोनों लगे हुए राज्य हैं। छत्तीसगढ़ के 2, झारखंड के 2 सेक्टर की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ उठा के रखा हुआ है। छत्तीसगढ़ के नेता वहां पे मौजूद है, विधायक मौजूद है, मंत्री मौजूद है। अब देखिए, जो भी चुनाव के परिणाम आते हैं, अभी अमरजीत भाई कह रहे हैं कि एक चुनाव हो गया और जो परिणाम आया वो स्वीकार्य है, और उसके बाद उसकी जो कुछ भी शिकायतें होंगी वो प्रक्रिया को कांग्रेस आगे चालू रखेगी। लेकिन इसके साथ साथ अब जो 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। वो इतनी आसानी से अगर कोई उससे कोई रीजनल पार्टी या उसका कोई गठबंधन उसे ब्लैकमेल कर ले, मुझे ऐसा नहीं लगता। कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति तो ठीक ठाक ही है, अच्छी स्थिति है, और वो पूरा जोर लगाएगी कि वो वहां पर एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरे। और ये चुनाव में देखिए, ये तो सब परिणाम किसी के पक्ष में आना जाना ये सब होता रहता है, और इन सब पार्टियों का एक इतिहास है। ये मतलब आजादी के बाद से ये लगातार लोकतंत्र में जुटे हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए ये कोई बहुत ज्यादा मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई बहुत ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन राजनीति में साफ संकेत, संदेश और परसेप्शन, तीनों का बड़ा खेल होता है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के बाद पंचायत के चुनाव होने हैं, झारखंड में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। इस चुनाव परिणाम का क्या आगामी असर होगा वक्त तय करेगा। लेकिन आज तो ये तय है कि बीजेपी उत्साहित है, खुशियां मना रही है। खुशियां कब तक चलेगी ये भी जनता जनार्दन तय करेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। प्रफुल्ल जी आपका शुक्रिया, अमरजीत जी आपका शुक्रिया, सुंदरानी जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।